इसके बाद में आज अपना नया टॉपिक है इरिगेशन, यानी जो अपनी सिंचाई है उसके बारे में अपने मुख्यतः पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जो इरिगेशन है, अपनी सिंचाई है, सिंचाई के प्रकार देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन देखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे अपने देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं जो इरिगेशन है उसके कितने प्रकार हैं, कि फर्म के अंदर अपने कितने प्रकार से अपने इरिगेशन मुख्यतः कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। एक नंबर की बात करूं मैं, सरफेस। ठीक है, सभी जानते हैं जैसे सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर सिंचाई करना, यानी वो कहलाता है सरफेस सिंचाई। सरफेस का हिंदी हो गया सतह सिंचाई। मैं 2 नंबर की अगर बात करूं तो सब सरफेस, यानी अपने बात करें 2 नंबर की सब सरफेस की, तो इसको बोलते हैं अधो सतह। यानी अपने सिंचाई मेन टॉपिक है, सिंचाई के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। अब देखो परिभाषा रही है, कोई अपने मेन इफेक्ट्स नहीं है। इसके बाद में अपने बात करें इरिगेशन की, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन की मैं बात करूं। इसके बाद में अपने बात करें 3 नंबर ड्रिप, यानी, और इसके बाद में जैसे बात करें फवारा विधि। ठीक है, ड्रिप विधि बोल दो, ड्रिप विधि। इसके बाद में बात करें फवारा विधि हो गया। इसके बाद में एक होता है टाइफून मेथड, यानी इरिगेशन के जो प्रकार हैं वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। जैसे बात करें अपने इरिगेशन की, तो 1 नंबर जो है वो है सरफेस। ठीक है, 2 नंबर की बात करूं सब सरफेस। अगर 3 नंबर की मैं बात करूं क्लासिफिकेशन में ड्रिप विधि, 4 फवारा विधि, और 5 नंबर कौन सा है टाइफून मेथड। यानी 5 जो प्रकार हैं सिंचाई करने के, मुख्यतः 5 प्रकार माने जाते हैं। यानी अपने 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं, सिंचाई फसलों को दे सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो सतह विधि मानी जाती है, प्रचलित विधि है, पुरानी विधि है। तो इसके अंदर जो सरफेस से अपने किस किस तरीके से दे सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, कि अपने जो सरफेस के अंदर आता है वो कौन कौन सी विधियां मुख्यतः यूज की जाती है। 1 नंबर की मैं बात करूं तो इसमें आता है क्यारी विधि, यानी चेक बेसिन बोल सकते हैं अपने। ठीक है, 2 नंबर की मैं बात करूं तो बाढ़ विधि, बाढ़ मेथड बोल दो या विधि बोल दो। ठीक है, इसके बाद में बात करें 3 नंबर की तो रिंग विधि। 4 नंबर की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं कुंड विधि, कुंड विधि या फेरो मेथड। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं सीमांत पट्टी, सीमांत पट्टी विधि, यानी बॉर्डर स्ट्रिप बोलते हैं इसको, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। यानी मैं बात कर रहा हूं इरिगेशन की। इरिगेशन में सबसे पहले अपने सरफेस की बात करें तो जो सरफेस है अपने उसके अंदर देखें कि कौन कौन सी विधियां मुख्यतः आती है। 1 नंबर की बात करूं तो क्यारी विधि, यानी चेक मेथड। इसके बाद में बात करें 2 नंबर की अपने तो जो बाढ़ विधि है वो 2 नंबर मानी जाती है। इसके बाद में रिंग मेथड। इसके बाद में अपने बात करें कुंड विधि या फ्रो मेथड। इसके बाद में अपने बात करें सीमांत पट्टी विधि। ठीक है, इसके बाद में एक और बचता है केब मेथड, यानी केब मेथड, CAB, यानी केब मेथड। ठीक है, इसके बाद में अपने
जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं सरफेस, तो सरफेस के अंदर देखते हैं कौन कौन सी विधियां आती है। एक नंबर की बात करें क्यारी विधि यानी चेक बेसिन हो गया, ठीक। इसके बाद 2 नंबर की बात करें बाड़ विधि, ठीक है। 3 नंबर की बात करें अपने रिंग मेथड हो गया, रिंग मेथड। इसके बाद में अपने 4 नंबर की बात करूं कुंड विधि या फ्रो मेथड बोलते हैं इसको। इसके बाद में ये देखो कौन सी है, फ्लड विधि, फ्लड मींस बाढ़। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट केब मेथड, यानी इसके अंदर सरफेस के अंदर 1 नंबर कैरी विधि, 2 नंबर बाढ़ विधि, 3 नंबर रिंग मेथड, कुंड विधि और सीमांत पट्टी विधि और केब मेथड आता है। इसके बाद में इसमें अधो सतह में कोई विधियां नहीं आती। इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, जो नालियां होती है अपनी, उनको नालियां बना के जमीन के अंदर या अपने मान सकते हैं जैसे पाइप या छिद्र युक्त जो पाइप्स होती है उनको दबा के पौधों को नीचे से अधो सतह से अपने पानी को बाहर निकाल कर सिंचाई करते हैं। उस सिंचाई को क्या कहा जाता है, सब सरफेस कहा जाता है। ड्रिप मेथड पता ही है सभी को, ड्रिप का यूज किया जाता है। फुहारा विधि हो गया और टाइफून मेथड भी हो गया। इसके बाद में अपने 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 नंबर देखेंगे कि जो अपनी सतह विधि है इसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले अपनी बात करेंगे जो सतह विधि है यानी सरफेस सतह विधि की अगर 2-3 मैं बात करूं, सबसे पहले प्रचलित विधि मानी जाती है, मैंने पहले बताया था सबसे प्रचलित विधि, ठीक है। 1 नंबर बात हो गया। 2 नंबर की बात करें, भारत में 50 से 60% इसी विधि से क्या होती है, सिंचाई होती है। कौन से मेथड से, इससे सरफेस से। इसके बाद में इसको हल्की एवं भारी विधि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में यह विधि मैंने बताई थी, जो प्रकार है इसके ये 6 प्रकार की होती है, मैंने डिस्कस की थी। अब सर्वप्रथम अपने देखते हैं 1 नंबर जो उठाया था, इस ये 6 प्रकार की है, कोई डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है। या अपने अलग लिखना चाहते हैं तो अलग लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस मेथड। 1 नंबर की मैं बात करूं यहाँ पे क्यारी विधि। अगर क्यारी विधि की बात की जाए तो सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है कौन सी, क्यारी विधि सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। 1 नंबर बात होगी, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखें अपने जो क्यारी विधि है सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। 2 नंबर की अगर बात करूं, इसमें जो ढाल रखी जाती है क्यारियों की, ढाल 2 से 3% ढाल रखी जाती है। जो अपने क्यारी बनाते हैं ना, उसकी जो ढाल है इस विधि के अंदर 2 से 3% तक ढाल भूमि की रखी जाती है। इस विधि को 1 नंबर बात करें, इस विधि को सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसकी मोस्ट बात देखें तो इस जो क्यारी विधि है इसको सभी फसलों के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं है कि जी इसमें नहीं करते या इसमें नहीं करते, टोटल जितनी भी एग्रोनॉमी की क्रॉप्स हैं उसमें क्या कर सकते हैं अपने, टोटल मतलब जो फसलें हैं उसके अंदर अपने क्यारी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगर क्यारी विधि का आकार देखा जाए, अगर बात करूं मैं इसके आकार की क्यारी की, तो क्यारी जो है इसमें अपने 6 से 12 मीटर की क्यारी अपने रखी जा सकती है, ठीक है। लंबाई की बात कर रहे हैं। और इसके बाद में 2 नंबर अपने पढ़ा था जो बाढ़ विधि थी, उसको बाढ़ विधि में अपने मोस्ट अगर बात देखें तो यह विधि ब्लैक सॉइल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ब्लैक सॉइल के लिए
उपयुक्त मानी जाती है। बाढ़ मतलब बाढ़ के रूप में इसको यूज किया जाता है, यानी पानी को खुला छोड़कर फसलों को दिया जाता है। धान एवं जूट की फसल में उपयुक्त जो ये विधि है ना, ये धान एवं जूट की जो फसल होती है अपनी, धान एवं जूट की जो फसल होती है उसके अंदर अपने इस माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं, यानी बाढ़ विधि के द्वारा अपनी सिंचाई कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, यानी अपने क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपने बात की थी सरफेस, सब सरफेस, ड्रिप और फुहारा और टाइफून। इसके बाद में सबसे पहले उठाया था अपने सरफेस, यानी प्रचलित विधि है भारत में 50 से 60% इसी से क्या होती है, सिंचाई होती है। हल्की एवं भारी विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस मेथड, 1 नंबर देखें तो क्यारी विधि हो गया और 2 नंबर देखें तो बाढ़ विधि हो गया। तो अपने देख रहे थे कि सरफेस जो थी उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन देख रहे थे अपने कौन कौन सा था, एक था क्यारी विधि और दूसरा था बाढ़ विधि। बाढ़ विधि थी, इसके अंदर मैंने एक लाइन बताई थी ब्लैक सॉइल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए बाद में बताया था कि धान एवं जूट की फसल के लिए ये मुख्यतः यूज की जाती है, यानी ये बाढ़ के रूप में क्या किया जाता है, यूज की जाती है फसलों के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे बाढ़ विधि की छोटे छोटे पॉइंट्स की। तो हम एक बार साफ कर लेते हैं अपने। सिंपल है क्लासिफिकेशन, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इरिगेशन के अंदर। 5 प्रकार तो वो हैं और सरफेस के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 6 प्रकार हैं। उनके मोस्ट डाटा अपने को पढ़ने हैं। अब देखते हैं अपने कि जो सरफेस थी अपनी, इसके अंदर अपने कौन सा पढ़ रहे थे, बाढ़ विधि के बारे में पढ़ रहे थे। जो बाढ़ विधि है इसके अंदर अपने 2 बातें मोस्टली कर ली थी। इसके बाद में अपने तीसरी बात करें, इस विधि में जल की जो हानि है वो 50 से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हानि है 50 से 75% तक क्या होती है, जल की हानि मानी जाती है। और ये जो विधि है ये कहाँ पे यूज की जाती है, अब देखो बाढ़ है तो बाढ़ के रूप में ही यूज की जाती है। जैसे पानी को सीधा डायरेक्टली क्या किया जाता है, खेतों के अंदर खुला छोड़ा जाता है। अब देखें अपने कि जो ये बाढ़ विधि है इसको कहाँ पे बना सकते हैं अपने, जहाँ पे जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। देखो जहाँ पे बढ़िया तरीके से जल होएगा वहीं पे अपने इस विधि को यूज कर सकते हैं, यानी इस विधि को क्या कहा जाता है, जहाँ पे जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उस जगह पे क्या किया जा सकता है, बाढ़ विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में अपने बात करेंगे 2 नंबर होगी बाढ़ विधि। अब मैं 3rd नंबर की अगर बात करूं, कौन सा, रिंग मेथड। अगर रिंग मेथड में अपने देखें, सर्वप्रथम रिंग किस में यूज की जाती है, बगीचे जो अपने होते हैं, बाग बगीचे, बगीचों के अंदर क्या की जाती है, बगीचों के अंदर क्या की जाती है, ये मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली विधि है। अब देखें इसमें जो अपनी जो रिंग मेथड है ये क्या किए जाते हैं, जो अपने जो प्लांट्स होते हैं, जो मेन, जैसे ये प्लांट है तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, साइड में ऐसे रिंग बनाया जाता है और उस रिंग को जोड़ा किससे जाता है, दूसरे रिंग से जोड़ा जाता है। यहाँ पे फिर प्लांट है, फिर यहाँ पे नाली होती है, फिर एक गड्ढा होता है, फिर यहाँ पे क्या है, प्लांट है। ये मतलब अलग अलग रिंग बनाए जाते हैं। उस विधि को क्या किया जाता है, ये प्लांट्स क्या है, जैसे फ्रूट्स या अन्य कोई भी बड़े जो प्लांट है अपने जैसे बाग बगीचों के अंदर यूज किए जाते हैं, यह विधि उनमें उपयुक्त मानी जाती है। उस विधि को क्या कहा जाता है, रिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 4 नंबर की मैं बात करूं, कुंड विधि। सर कुंड विधि, कुंड में से अपने क्या देते हैं ना, खाई बना के या डोली बना के, साइड में डोलियां होए, बीच में खाई हुए, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, कुंड या फ्रो मेथड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर मैं ढाल की बात करूं, 0.2 से लेके 0.5% क्या पाई जाती है, मुख्यतः ढाल पाई जाती है या रखी जाती है। इसके बाद में कुंड मेथड में पे देखें
कि जी मेड़ों पे यह विधि, मेड़ या डोलियां बता अपने बात करते हैं मेड़, ठीक है। इसके बाद में क्या किया जाता है, जो मेड़ों पे जो लगती है फसलें, उन फसलों के लिए ये क्या मानी जाती है, मुख्यतः उपयुक्त मानी जाती है। जैसे कोई भी सब्जियां होगी या जो कंदीय फसलें होती हैं, कंदीय फसलें होती हैं, वो किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, वो कुंड मेथड के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करें जितनी भी जैसे कंदीय फसलें बता दी, या जड़ वाली जितनी भी फसलें होगी, जैसे आलू हो गया और मूली हो गया, सलजम हो गया, गन्ना हो गया, ये जितनी भी क्रॉप्स हैं, ये सारी क्रॉप्स किस पे लगाई जाती हैं, ये कुंड मेथड या कुंड विधि के माध्यम से अपने उनको सिंचाई कर सकते हैं, उस माध्यम से उनको लगाया जाता है। यानी अपने दो बार रिपीट करवा देता हूँ, दो अपने जैसे बाढ़ विधि, हानि इसमें 50 से 75%, जल की प्रचुर मात्रा जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे कौन सी विधि उपयुक्त है, बाढ़ विधि उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में अगर रिंग मेथड की बात करें तो बाग बगीचों के अंदर ये मेथड उपयुक्त माना जाता है। और 4 नंबर की अगर बात करूँ कुंड विधि, तो ये ढाल वाली, देखें इसमें ढाल तो 0.2 से 0.5% क्या पाई जाती है, इसमें ढाल रखी जाती है और मेड़ों पे उगाई जाती है मुख्यतः। और कंदीय जो फसलें हैं या जो अन्य जैसे सब्जियां हैं, जो कंदीय फसलें हैं, जड़ वाली फसलें हैं, उन फसलों के लिए जिस माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं वो माध्यम कौन सा है, फ्रो मेथड कहलाता है या फिर कुंड मेथड कहलाता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट आता है एक मोस्ट डाटा यही था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं अधो सतह की, तो इसके बाद में 2 नंबर की बात करेंगे अपने अधो सतह। एक बीच में रह गया था, जैसे क्लासिफिकेशन में देखें अपने कैब मेथड तो इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक मानते हैं अपने 5 नंबर का अगर बात करूं मैं, सीमांत पट्टी मेथड या विधि, ये की बात है, ठीक है। बॉर्डर बोलते हैं इसको, इसको अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सारा विधि कहते हैं इसको, सारा विधि या नकवार विधि भी कहा जाता है, ठीक है। एक नाम से और जानते हैं इसके, अपने सीमांत के नाम से जानते हैं इसको, सारा विधि के नाम से भी जानते हैं और नकवार विधि के नाम से भी जानते हैं। ये इसके दो क्या हो गए, अदर नेम हो गए। इसके बाद में अपने देखें कि जितनी भी चारागाह वाली फसलें होती है, चारागाह वाली फसलों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है कौन सी जी, ये सीमांत पट्टी यानी चारागाह वाली फसलों के लिए ये उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें जो भूमि की ढाल है वो रखी जाती है 0.05% से लेके 0.2% तक क्या रखी जाती है, मुख्यतः भूमि की या सॉइल की ढाल रखी जाती है। अपने बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन में अपने पढ़ रहे हैं सरफेस, और सरफेस का 5 नंबर पार्ट पढ़ रहे हैं अपने सीमांत पट्टी मेथड यानी सारा विधि या नकवार विधि। इसमें अपने बात करें चारागाह वाली फसलों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, कोई समस्या नहीं सर। इसके बाद में जो भूमि है अपनी, उस भूमि के अंदर जो ढाल रखी जाती है 0.05 से लेके 0.2% तक जो ढाल वाली भूमि है वो उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो एक आता है नाम अधो सतह, कौन सा, अधो सतह या सब सरफेस मेथड। ये मैं 2 नंबर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कौन से की, इरिगेशन के जो मेथड बताए थे मैंने 5 प्रकार, जैसे सरफेस हो गया, सब सरफेस हो गया, ड्रिप हो गया और फुहारा विधि हो गया और टाइफून हो गया। तो अधो सतह की मैं बात कर रहा हूँ 2 नंबर की। जो अधो सतह होती है यह छिद्र युक्त, इसकी मोस्ट बात बता रहा हूं मैं, छिद्र युक्त पाइपों से सिंचाई देना, ठीक, 1 नंबर बात। इसके बाद में देखो कैसे दी जाती है, जैसे अपने भूमि है तो भूमि की जो अपनी सरफेस है, सरफेस के अंडरग्राउंड क्या की जाती है, नालियां बनाई जाती है, या फिर अपने कह सकते हैं जैसे कोई भी छिद्र युक्त पाइपें बना के और वो छिद्र युक्त पाइपें लगा के अपने इस विधि को अपना सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
तो अपने अधो सतह पढ़ रहे थे, सरफेस छिद्रयुक्त पाइपों से सिंचाई करते हैं मुख्यतः। इसके बाद में जैसे नारियल की फसल होगी, नारियल की फसल, उनमें ये मुख्यतः अधो सतह की जो सिंचाई है वो की जाती है। बता दिया मैंने कि जैसे पाइपों द्वारा क्या किया जाता है, सरफेस के अंदर नीचे से पानी को ऊपर की ओर निकाला जाता है, उस विधि को क्या कहा जाता है, सब सरफेस मेथड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 3 नंबर मैं बात करूं तो 3 नंबर से कौन सी आती है, 3 नंबर की अगर बात करें तो आती है अपनी ड्रिप मेथड। कौन सा, ड्रिप मेथड। सबसे पहले कहां पे विकसित हुआ था सर, इजराइल के अंदर विकसित हुआ था। सबसे पहले ये इजराइल के अंदर विकसित हुआ था। अपने बात करें ड्रिप की, ड्रिप मेथड 3 नंबर की, ड्रिप मेथड। अब ड्रिप मेथड 1964 के अंदर, 1964 के अंदर इजराइल के अंदर ये सबसे पहले विकसित हुई थी विधि, ड्रिप मेथड 1964 के अंदर इजराइल के अंदर विकसित हुई थी। इसके अन्य नाम बताएं तो जैसे बूंद बूंद सिंचाई के नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस है, बूंद बूंद हो गया या टपकाव विधि हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसको ट्रिंकल या ड्रिंजल के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिंकल या बोल सकते हैं अपने ड्रिंजल, ट्रिंकल या ड्रिंजल के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद में अब सबसे पहले अपने बात करें कि इस विधि में ये नवीनतम विधि मानी जाती है, यानी ये नई विधि के नाम से जानी जाती है। अब सबसे पहले प्रश्न आ सकता है कि बताइए नई विधि या नवीनतम विधि कौन सी है निम्न में से, तो नाम आएंगे सिंचाई के, जैसे ड्रिप आ गया, फुहारा आ गया, या अन्य अलग अलग 3 ऑप्शन और आ सकते हैं। तो नई विधि कौन सी है, ड्रिप मेथड है। इसके बाद में इसमें देखें जो इसका दबाव रखा जाता है 2.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर के हिसाब से, इसमें जो पाइपों, जो इसकी जो पाइप होती है ना, जैसे अपने पाइप की बात करें तो उस पाइप के अंदर जो दबाव रखा जाता है, प्रेशर रखा जाता है, उस प्रेशर से पानी जो बाहर निकाला जाता है उसको 2.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर के हिसाब से निकाला जाता है। इसमें इसके बाद में अपने बात करें कि जी इसकी डिस्चार्ज रेट कितनी है, डिस्चार्ज रेट की मैं बात करूं, डिस्चार्ज रेट यानी 1 से 4 लीटर पानी प्रति हावर्स ये बाहर निकाल देता है। यानी जो छिद्र होता है, जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट से डिस्चार्ज रेट इसकी कितनी मानी जाती है, 1 से 4 लीटर तक मानी जाती है। यानी 1 से 4 लीटर क्या कर देता है ये पानी 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल देता है, जो एक पॉइंट होता है वहां से। इसके बाद में अपने बात करें कि ये विधि कहाँ पे उपयुक्त है, तो अपने बात करें जैसे बाग बगीचों के लिए ये उपयुक्त है, 1 नंबर बात, बाग बगीचों के लिए, या जो दूरी वाली फसलें हैं, दूरी वाली फसलें हैं, उन फसलों के लिए ये विधि कौन सी है, ये दूरी वाली फसलों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, ड्रिप मेथड। दूरी वाली मतलब जैसे अपनी बाग बगीचों में यहाँ एक प्लांट लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो जैसे अपने ये विधि अगर यूज करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अपने को क्या है, ये जो वेस्ट एरिया पड़ा है, जो खाली एरिया पड़ा है, उसके अंदर सिंचाई करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अपने जिस प्लांट को पानी देना है उस प्लांट को ये ड्रिप विधि क्या करेगी, ऑलरेडी पानी देगी। इस विधि का यही एक बढ़िया तरीके से माने तो यूज है इसका बढ़िया। इसके बाद में अगर इसकी और खासियत देखें अपने कि इससे क्या हो सकता है, उर्वरक और खरपतवार नाशी भी अपने दे सकते हैं, उर्वरक प्लस खरपतवार नाशी दे सकते हैं। यानी इसको अपने बोलते हैं फर्टिगेशन और हर्बिगेशन के नाम से भी जाना जाता है, फर्टिगेशन प्लस हर्बिगेशन के नाम से भी ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। यानी फर्टिगेशन उर्वरक देना, यानी जल के साथ उर्वरकों को भी अपने पौधों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में हर्बिगेशन अपने खरपतवारनाशी भी
जल के साथ अपने भेज सकते हैं। इसके बाद में इसकी नेक्स्ट बात अगर मैं और करूं तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक बार, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, कहीं समस्या नहीं है। यानी अपने इसमें दबाव कितना रखा जाता है, 2.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर, डिस्चार्ज रेट कितनी है, 1 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर, बाग बगीचों के लिए दूरी या दूरी वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उर्वरक प्लस खरपतवार राशि अपने इसके माध्यम से दे सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फर्टिगेशन या हर्बिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के लिए भी उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसके बाद में अपने छोटी छोटी पॉइंट्स और रहेगी इसके अंदर अगर, तो वो भी अपने बात करेंगे। अभी देखो ये जो डिस्चार्ज रेट बताइए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दबाव जो है पाइपों का 2.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बात कर रहे हैं ड्रिप मेथड की। इसके अंदर और देखें अपने, ड्रिप विधि जो है ना वो सरफेस प्लस सब सरफेस दोनों मेथड के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यानी अपने सरफेस यानी सतह विधि में भी उपयोग कर सकते हैं और अधो सतह में भी अपने प्रयोग कर सकते हैं। यानी छिद्र युक्त पाइपें पहले बताई थी मैंने, यानी अपने ऊपर बिछा के सरफेस के ऊपर भी सिंचाई कर सकते हैं, और जमीन के अंदर अपने पाइप छिद्र युक्त दबा के और ड्रिप मेथड को यूज करके अपने पौधों को भी पानी दे सकते हैं। यानी ये दोनों मेथड से प्रयोग की जाती है। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इस हेडिंग का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद में अपने इसमें बात करें, अगर छोटे छोटे पॉइंट और देखें तो इसको तो अपने इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं ड्रिप मेथड की। ड्रिप मेथड में अपने देखें सरफेस और सब सरफेस। इसके बाद में जहाँ से पानी निकलता है उसे क्या कहा जाता है, ईमीटर्स के नाम से जानते हैं। जो छिद्र ये देखो ये पाइप है, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, ये भी पॉइंट्स है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ईमीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ईमीटर्स कहा जाता है। ड्रिपर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्रिपर। अब अपने बात करेंगे जो 4 नंबर जो पॉइंट था अपना फवारा विधि। फवारा विधि की अगर मैं बात करूं, यानी स्प्रिंकलर मेथड की अगर बात करें, तो यह मुख्यतः उबड़ खाबड़ भूमियों में उपयुक्त माना जाता है। यानी जहां पे टीले वगैरह हैं वहां पे ये फवारा विधि मुख्यतः उपयुक्त मानी जाती है। यानी उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए उपयुक्त कौन सी विधि मानी जाती है, फवारा विधि। 2 नंबर की मैं बात करूं, धान प्लस जूट की फसल को छोड़कर, फसलों को छोड़कर सभी फसलों में यूज की जाती है। यानी धान प्लस जूट की फसल में अपने क्या नहीं कर सकते, फुहारा विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद में अपने 3 नंबर की अगर बात करूं, यह दोमट मृदा के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। दोमट मृदा के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, यानी सबसे उपयुक्त विधि। मैं बात करने जा रहा हूँ स्प्रिंकलर विधि की, यानी स्प्रिंकलर मेथड। उबड़ खाबड़ भूमियों में उपयुक्त माना जाता है 1 नंबर। धान प्लस जूट की फसल को छोड़कर सभी फसलों में ये यूज कर सकते हैं अपने। इसके बाद में दोमट मृदा के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसके बाद में अगर इसमें जल की बचत देखें अपने, जल की जो बचत है वो 25 से 50% तक क्या होता है, जल की बचत मुख्यतः होती है। इसके बाद में अपने इसमें दबाव देखें कि सर दबाव कितना रखते हैं पाइप के अंदर, यानी 2.5 से 4.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर के हिसाब से अपने क्या रखते हैं, दबाव रखा जाता है। यानी अपनी बात करें फुहारा विधि की, तो जल की बचत 25 से 50% जल की बचत होती है। और दबाव देखें तो देखो ये क्या है, जल की बचत 25 से 50 किसके मध्य, यानी सतह विधि के मध्य। देखें तो सतह विधि अपनी होती है ना, जैसे अपने बाढ़ के रूप में पानी देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर
इस विधि से पानी लगाएंगे तो कितनी बचत होगी अपनी 50%, यानी हाफ पानी क्या है अपना बच जाएगा, यानी 25 से 50% तक। दबाव की बात करूं तो 2.5 से 4.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर क्या होता है इसमें दबाव रख जाता है। इसके बाद में इसमें बात करें अपने डिस्चार्ज रेट की, तो जो 1000 लीटर पानी है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिस्चार्ज रेट की अगर बात करें तो 1000 लीटर वाटर क्या कर देता है 1 हावर के अंदर ये बाहर निकाल देता है, यानी एक फवारा डिस्चार्ज रेट 1000 लीटर पानी क्या कर देता है ये डिस्चार्ज कर देता है। अब बात करें इसमें लेबर की जो बचत है, यानी लेबर की अगर बचत मानने पड़े 40 से 50% क्या बच जाती है अपनी लेबर बच जाती है। जैसे देखो सिंचाई करते हैं अपने तो उस टाइम क्या है कि बहुत ज़्यादा 1-2 बंदों की जरूरत पड़ती है सिंचाई करते समय, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बंदा ही अपने क्या कर सकता है बड़ी तरीके से काम कर सकता है, यानी पाइपों की लाइन लगाकर उसके बाद में जो सिस्टम अपने स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकता है। उसके माध्यम से अपने क्या है इसमें लेबर की जो बचत है वो मुख्यतः बढ़िया होती है, यानी 40 से 50% तक अपने लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं और 25 से 50% क्या बचा सकते हैं अपने वाटर को बचाया जा सकता है। इसके बाद में अपने देखें कि ये उच्च जो क्वालिटी की जो उच्च पीएच वाली भूमि होती है वहाँ पे उपयुक्त मानी जाती है। चलो ये साफ ही कर देते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा हो गया। यानी जहाँ पे पीएच की मात्रा, जिन भूमियों की जो पीएच मात्रा जो होती है वो हाई होती है वहाँ पे ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फुहारा विधि की, किसकी 4 नंबर फवारा विधि। फुहारा विधि में अपने देख रहे थे छोटे छोटे पॉइंट्स किए थे। इसके बाद में अपने बात करें जहाँ पे पीएच अधिक होता है भूमि का वहाँ ये उपयुक्त विधि मानी जाती है, ठीक है। 2 नंबर की अगर बात करें इसमें क्या होता है एक राइजर होता है और एक नोजल होती है, राइजर और एक होता है नोजल। जो राइजर होता है उसका व्यास देखा जाए तो 2.5 सेमी होता है, 2.5 सेमी व्यास वाली नोजल होती है। इसके बाद में उसकी साधारण लंबाई देखी जाए तो 180 सेमी होती है। इसके बाद में अपने नोजल देखें तो 1 से 2 छिद्र वाली नोजल पाई जाती है, नोजल पाई जाती है। अपने नोजल की अगर बात करें 1 से 2 छिद्र वाली नोजल पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें घूमने की जो दर है ना ये पूछी जाती है कई बार कि सर नोजल कैसे घूमती है और कितनी स्पीड से घूमती है। तो 1 से 2 चक्कर घूमने, यहाँ पे लिख रहे हैं घूमने की दर 1 से 2 चक्कर प्रति मिनट लगाती है, यानी 1 मिनट के अंदर 1 से 2 चक्कर निकाल देती है वो नोजल। पानी फेंकने की दर कितनी होती है इस एक नोजल की अगर माने तो 1000 लीटर होती है, डिस्चार्ज रेट मैंने वहाँ पे बताया था। इसके बाद नोजल जो है 1 से 2 छिद्र वाली होती है, यानी कई नोजल होती है उसके एक ही छिद्र होता है तो वो पानी एक साइड में फेंकती है। कईयों की क्या होता है दोनों तरफ नोजल के छिद्र होता है तो वो दोनों तरफ ही क्या करती है पानी को फेंकती है। इसके बाद में अपने जैसे मोस्ट जो हुआ था वो मैंने बताया कि जो इरिगेशन है अपना, थोड़ा सा मैं माइंड को रिवाइज करवा देता हूँ। इरिगेशन में अपने देखा था सरफेस, फिर देखा था अपने सब सरफेस, फिर देखा था अपने ड्रिप और उसके बाद में अपने बात की थी स्प्रिंकलर यानी फुहारा विधि। अपने मोस्ट की अपनी बात कर ली थी। इसके बाद में जो टाइफून है वो ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अपने सरफेस में भी अपने क्या किया था क्यारी विधि के बारे में डिस्कस की थी। इसके बाद में जो बाढ़ विधि थी वो भी, कोंड विधि भी अपने बात की थी, सीमांत पट्टी भी अपने बात की थी और रिंग मेथड की भी बात की थी। एक था केब मेथड, वो अपने कोई मोस्ट ज़्यादा है नहीं। यानी मैं बात करूँ आज के मैटर की निचोड़ की तो सरफेस ड्रिप स्प्रिंकलर ये हो गया टाइफून। इसके बाद में सरफेस में मैंने बताई थी क्यारी विधि की मोस्ट बातें बताई थी, बाढ़ विधि की मोस्ट बातें हुई थी। उसके बाद में कुंड मेथड था,
उसकी भी मोस्ट बड़ी बातें कर ली थी। उसके बाद में बात करें अपने सीमांत की, तो उसकी भी मोस्ट बात हो गई थी। रिंग मेथड की भी बढ़िया तरीके से जो बातें थी वो कर ली थी। अब फुहारा की थी, तो ये राइजर 2.5 सेमी व्यास का होना चाहिए, 180 यानी 30 से 180 सेमी क्या कर सकते हैं अपने राइजर की लंबाई मानी जाती है मुख्यतः। नोजल जो है 1 से 2 छिद्र वाली नोजल पाई जाती है। घूमने की दर जो है 1 से 2 चक्कर प्रति मिनट लगते हैं। इसके बाद में